Assalamu alaikum students, welcome back. I have just one student. बाकी स्टूडेंट भी आ जाइए बेटा. क्लास बैक टू बैक है. निम्रा और उरूज ऑनलाइन है. बेटा मेरी आवाज़ आ रही है निम्रा एंड उरूज. कैन यू हियर मी? और बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी से. 2 से 3 मिनट में बस मैक्सिमम सब आ जाएं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. मैं वेट कर रही हूँ बेटा, आ जाएं सब लोग. ओके जी, स्टिल आई हैव जस्ट 10 स्टूडेंट्स. कहाँ गायब हो गए स्टूडेंट? नाश्ता करने तो नहीं चले गए सारे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू. लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ मैं. आप बाकी स्टूडेंट भी आ जाएं तो अच्छी बात है. जी जनाब, आ रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स. वेट करूँ मैं या फिर स्टार्ट कर दूँ?
ये ठीक है सारा। अच्छा, मैं पूछ रही थी स्टार्ट कर दूं या आ रहे हैं बाकी स्टूडेंट? देखिए कितनी बुरी बात है बेटा, इतनी स्ट्रेंथ है, जस्ट 11 स्टूडेंट्स आर हियर। 3 घंटे की हमारी कंटिन्यू क्लास होती है बैक टू बैक। मैं इसलिए आपको दरमियान में, हर क्लास के दरमियान में तकरीबन 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर दे देती हूँ, 5 मिनट्स क्लास एंड होते हुए और 5 मिनट्स क्लास स्टार्ट करते हुए, ताकि आप भी इजीली मैनेज कर लें। बट फिर भी स्टूडेंट नहीं आते टाइम से। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। वालेकुम अस्सलाम मारिया। एपिस्टेक्सिस है। एपिस्टेक्सिस की मैनेजमेंट, एपिस्टेक्सिस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे। वी विल डिफाइन एपिस्टेक्सिस, डिस्कस द लोकल एंड सिस्टमिक कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नोज ब्लीडिंग एंड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट एंड नेजल पैकिंग। अच्छा किया है मैसेज, चलो ठीक है, आ जाते हैं। ओके, एपिस्टेक्सिस वैसे जनरली आप लोगों ने ये नाम, ये वर्ड सुना ही होगा। एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग को कहते हैं, जो आपने जनरली सुन रखा होगा ये वर्ड। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम bleeding is self-limited but can often be serious and life-threatening. Epistaxis should never be treated as a harmless event. Epistaxis जो है basically this is a frequent cause of bleeding है, और ये usually जो bleeding होती है ये बेटा self limited होती है, बट इट कैन ऑफन बी सीरियस। यानी सेल्फ लिमिटेड मतलब कि खुद ही से स्टॉप भी हो जाती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ये सीरियस भी हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एपिस्टेक्सिस जो है इट शुड नेवर बी, इसको यानी आपने कभी भी ऐसा नहीं लेना, बहुत लाइट नहीं लेना, एज अ हार्मलेस इवेंट नहीं लेना कि नहीं जी ठीक है, दिस इज ओके, इसको हमें ट्रीट करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ कॉजेज देख लेते हैं बेटा कि एपिस्टेक्सिस के कुछ लोकल कॉजेज हो सकते हैं। उसमें नेजल ट्रोमा है, नोज पिकिंग, फॉरेन बॉडी कोई चली गई है नाक के अंदर, उसने जो है ट्रॉमा कर दिया है। फोर्सफुल नोज ब्लोइंग, ये जो हम नोज ब्लो करते हैं, अगर ये हमने बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्लो कर दिया है, क्योंकि देखिए नाक के अंदर जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करके आ रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं बेटा, बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी सी होती हैं। साइड बाय साइड वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इजीली किसी भी किस्म की इंजरी से जो है वो रप्चर कर सकती हैं और ब्लीड कर सकती हैं। इसके अलावा कोई एलर्जन अगर चला गया है, जैसे कोई भी एलर्जी की वजह से भी, सीवियर एलर्जी हो, उसकी वजह से भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। और बेटा राइनाइटिस यानी नोज के डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शियस राइनाइटिस यानी क्रोनिक और इन्फेक्शियस राइनाइटिस, ये जो रनी नोज होती है और नोज में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड राइनाइटिस। सो क्रोनिक और इन्फेक्शियस राइनाइटिस की वजह से भी एपिस्टेक्सिस हो सकता है। अच्छा, कोई केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं, जाहिर है अगर वो नोज के अंदर चले गए, उनके फ्यूम्स नोज के अंदर चले गए एयर के साथ, सो वो भी नोज को जो है अंदर वेसल्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उसे वो डैमेज कर सकते हैं। और मेडिकेशंस है, कोई टॉपिकल मेडिकेशन यानी जो डायरेक्टली हम मेडिकेशंस अप्लाई करते हैं नोज के अंदर, वो भी कॉज हो सकते हैं। ड्राइंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा फ्रॉम लो ह्यूमिडिटी, जैसा समटाइम अगर किसी ऐसे एरिया में आप चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई एयर होती है, जैसे स्पेशली सर्दियों में इस तरह से होता है कि एक तो एयर भी ड्राई होती है
और फिर हम जो है यानी इन्वायरमेंट में भी ह्यूमिडिटी कम होती है और हम खुद भी बहुत कम पानी वगैरह पीते हैं, जिसकी वजह से जो है नेजल म्यूकोजा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और वो भी एपिस्टेक्सिस का कॉज बन सकता है। डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम और सेप्टल परफोरेशन, ये तो अभी मैंने जब आपको डीएनएस पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि नेजल ये जो नेजल सेप्टम है वो डेविएटेड होगा, उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है, या सेप्टल परफोरेशन की वजह से। ब्लीडिंग पॉलिप ऑफ द सेप्टम और लेटरल नेजल वॉल, यानी जो नोज है नेजल वॉल जो है लेटरल, उनके साथ कोई पॉलिप मौजूद है या फिर सेप्टम के साथ कोई पॉलिप मौजूद है, वो भी ब्लीड कर सकता है बर्स्ट करके। न्यूप्लाज्म ऑफ द नोज और साइनसेस, यानी नोज और साइनसेस में कोई न्यूप्लाज्म है, यानी जो अक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यूज होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो जाती है बेसिकली टिश्यूज की, उसे हम न्यूप्लाज्म कहते हैं। सो नोज और साइनसिस के साथ अगर किसी भी किस्म का कोई टिश्यू ग्रोथ हो गई है। ट्यूमर्स ऑफ द नेजोफेरिंक्स, स्पेशली नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, खुदा न खास्ता किसी को नेजोफेरिंक्स का ट्यूमर है, ठीक है, और वास्कुलर मेल फॉर्मेशन, यानी वेसल्स ठीक तरीके से नहीं बनी है। कुछ लोगों का वैसे ही ये प्रॉब्लम होता है कि आपने देखा होगा कि उन्हें एपिस्टेक्सिस हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसमें हो जाता है। वो क्या होता है, वो उनकी जेनेटिकली, यानी जब उनकी एक डेवलपमेंट हो रही थी तो उनकी जो वेसल्स हैं वो बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी डेलिकेट किस्म की वेसल्स बनी होती हैं कि वो चाहे वो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा यानी इन्वायरमेंट का एक्सेसिव चेंज हो या फिर माइल्ड सा कोई मेडिकेशन एप्लीकेशन हो या केमिकल इरिटेंट्स हो, मींस कि वो बहुत माइल्ड सी चीज़ों को भी टॉलरेट नहीं कर पाता। तो ये वो तमाम कॉजेज़ हैं जो लोकल कॉजेज़ हैं एपिस्टेक्सिस के, यानी नोज ब्लीड को वो कॉज करते हैं। इसके बाद बेटे सिस्टेमिक कॉजेज़ आ जाते हैं एपिस्टेक्सिस के। उसमें सिस्टेमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को आर्टीरियल हाइपरटेंशन है तो आप सोचें नोज के अंदर भी तो आर्टरीज आ रही है ना जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, और वो तो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा थिन होती है, बारीक होती हैं, छोटी होती हैं, तो वो तो ज्यादा प्रेशर को टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगी। सो सिस्टेमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन है। और एंडोक्राइन कॉजेज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी ऐसा कुछ प्रोन हो जाती हैं फीमेल्स, एंड फियोक्रोमोसाइटोमा अगर है, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एंडोक्राइन में अगर आपको याद हो तो। बाकी हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसियाज है, और ओस्लर रेंडियो वेबर सिंड्रोम है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स पर है आपका पेशेंट, कोई एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन के ऊपर है, या फिर एनसिड्स भी कॉज बनते हैं ब्लीडिंग के। एनसिड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो लोग लेते हैं बेटा, उनमें वैसे भी स्टमक अल्सर्स बनने के और वो अल्सर्स ब्लीड कर जाते हैं, इस किस्म के चांसेस होते हैं। हिपैटिक डिजीज़ के पेशेंट जो ऑलरेडी हिपैटिक डिजीज़ यानी जिगर की बीमारियों के साथ पेशेंट होते हैं, उनमें ये चांसेस होते हैं कि उनका वैसे ही आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर है, यानी उनको आर्टीरियल हाइपरटेंशन रहती है, तो इस वजह से भी। और ब्लड डिजीज़ एंड कोगुलोपैथी, सो मैंने आपको पहले बता दिया, सच एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट है जिसके यदि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा लो है, और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपरा आईटीपी जिसे कहा जाता है, ल्यूकीमिया है, हीमोफिलिया है, ये तमाम डिजीजेस आपने HN1 में पढ़ी होंगी। और प्लेटलेट के डिसफंक्शन, यानी प्लेटलेट के किसी भी किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है प्लेटलेट का काम है एडहेयर करवाना, ब्लड को क्लॉट करवाना, तो उनके डिसफंक्शन की वजह से भी ये सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं।
अच्छा, इसके अलावा हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजियोटेसिस मैंने आपको बताना था कि ये हेरिडिटरी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो बड़ी यानी टाइनी ब्लड वेसल्स होती है, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती है, वो बड़ी यानी प्रोमिनेंट सी हो जाती हैं, यानी वो स्किन के ऊपर बड़ी बारीक थ्रेड लाइक नजर आना शुरू हो जाती है। ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है। तो जब इस तरह से वेसल्स बहुत क्लियर आपको स्किन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए तो वो मोर प्रोन भी हो जाती हैं ब्लीडिंग की तरफ। ठीक है। ओके, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। हाँ, ओस्लर रेंडियो वेबर सिंड्रोम भी तकरीबन टेलेंजियोटेसिस की तरह की सिचुएशन है। इसमें बस ये होता है कि इसमें भी जो वेसल्स होती है ना, उनकी थोड़ी सी मेल फॉर्मेशन होती है। ब्लड वेसल्स बिल्कुल जैसे टेलेंजियोटेसिस में बन जाती हैं कि बड़ी थ्रेड लाइक हो जाती हैं और स्किन के ऊपर यानी बड़ी करीब आ जाती हैं और मोर प्रोन हो जाती है कि वो बड़ी जल्दी रप्चर होकर ब्लीड हो जाएंगी। तो ये वो सारे है लोकल और सिस्टेमिक कॉजेज आपको मैंने एपिस्टेक्सिस के डिस्कस किए। अब इनमें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं एपिस्टेक्सिस के, डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेजल म्यूकोजा, यानी जो नोज का इंटरनल नेजल म्यूकोजा है वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कोई लोकल ट्रॉमा हो सकता है, मैंने आपको बताया ड्राई इन्वायरमेंट हो सकता है, या फोर्सफुल ब्लोइंग हो सकती है। इसके अलावा बेटे फेशियल ट्रॉमा, यानी फेस को किसी भी किस्म का ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, स्कार फॉर्मेशन एंड डैमेज फ्रॉम प्रीवियस नोज ब्लीड दैट रीओपन एंड ब्लीड। ठीक है जी, नोज के अंदर पहले कभी ब्लीड हुआ था, जाहिर है वो स्कार फॉर्मेशन वहां पे हो गई, वो हील कर गया, वो दोबारा से रीओपन होके ब्लीड कर सकता है। इंट्रानेजल मेडिकेशंस हैं और रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, हाइपरटेंशन और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, एंटी कोगुलेंट मेडिकेशंस है। ये वही चीजें हैं। आपको मैंने पहले लोकल एंड सिस्टेमिक अलग अलग करके कॉजेज बताए और उसके बाद उसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है ओवरऑल वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। नेजल ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज से नोज को ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। मैनी आर्टीरियल एंड वीनस एनास्टोमोसिस है, यानी बहुत सारे नोज के साथ जो है आर्टरीज और वेन्स का एनास्टोमोसिस आपको पता है ज्वाइनिंग कहा जाती है, इस तरह की ब्लड सप्लाई मिलती है। और कीजल बैक प्लेक्सिस है इन एंटीरियर सेप्टम, और वुडरूफ प्लेक्सिस होते हैं जो के पोस्टीरियर सेप्टम में होते हैं और नोज को ब्लड सप्लाई करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे, आप उससे पूछेंगे कि उसको प्रीवियसली कभी जो है ब्लीडिंग की एपिसोड्स हुई हैं और नेजल ट्रॉमा। अभी जाहिर है अगर पेशेंट आपके पास आया है तो उससे पूछेंगे ना आप कि आपको कोई ट्रॉमा अभी हुआ था जिसकी वजह से आप को जो है ये नेजल ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की कोई बात। फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है ब्लीडिंग से रिलेटेड, और हाइपरटेंशन पूछी जाएगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी आप कोई करंट मेडिकेशन ले रहे हैं और क्या वो आपकी टाइटली कंट्रोल करती हैं हाइपरटेंशन को या नहीं करती। ये सारी चीज़ें, हेपेटिक डिजीजेस के बारे में पूछा जाएगा, कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं यूज करते आप, कोई और मेडिकल कंडीशन पेशेंट के अंदर मौजूद हो जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस है, वो सारी बातें हम अपने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री में पूछेंगे। उसके बाद बेटे फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इक्विपमेंट हमें जाहिर है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ग्लव्स है, सेफ्टी गॉगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हेडलाइट यूज की जाती है अगर अवेलेबल है, नेजल स्पेकुलम की जरूरत होती है, सक्शन विद फ्रेजियर टिप, बे ऑन इट फोर्सेप है, टंग डिप्रेसर है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट इसीलिए कि हम टॉपिकली उसे फिर यूज करते हैं ताकि वहाँ की जो वेसल्स है जो ब्लीड कर रही हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इसके अलावा टॉपिकल एनेस्थेटिक की भी जरूरत पड़ सकती है। और वैरायटी ऑफ नेजल पैकिंग मटेरियल, नेजल पैकिंग जाहिर है जब ब्लीड कर रहा होता है तो उसके लिए नेजल पैकिंग ही अप्लाई की जाती है। सो नेजल पैकिंग के तमाम वैरायटी मौजूद हो, और सिल्वर नाइट्रेट कॉटरी स्टिक्स मौजूद हो, 10 cc की सिरिंज चाहिए होगी विद 18 गेज एंड 27 गेज और 1.5 इंच की नीडल हो यानी लेंथ में, एंड लोकल एनेस्थेटिक फॉर इंजेक्शन एंड जेल फॉर्म, कोलेजन एब्जॉर्बेबल हीमोस्टेट, सर्जिकल और अदर होम्योस्टेटिक मटेरियल्स। ठीक है।
फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, वाइटल साइंस मेजर करेंगे, और जो एक्सटर्नली नोज के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली ताकि ब्लीडिंग डिक्रीज हो। लेकिन स्पेशली बच्चों में जैसे अगर ब्लीड कर जाता है तो ये एक बड़ा रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट है कि हम उसका जो सर है वो पीछे की तरफ जो है करते हैं, हेड को अपवर्ड करते हैं, बजाय इसके कि डाउनवर्ड करें, इसलिए कि जी इससे ऊपर की तरफ कर देंगे तो ग्रेविटी की वजह से नोज ब्लीड नहीं करेगा, जबकि ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि ब्लीड कर रहा है, जाहिर है आपको पता है पीछे आपका नेजोफेरिंक्स है, लेरिंजोफेरिंक्स है, अगर वो जो है खुदा ना खास्ता चलो स्टमक में चला जाए वो तो और बात है, लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता एस्पायरेट कर ले, बच्चा तो इतना नहीं चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता ना, तो इसलिए इस तरह नहीं होता। हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई जरूर करें ताकि ब्लीडिंग डिक्रीज हो, स्टॉप हो, लेकिन आगे की तरफ ही इस हेड को जो है वो झुका के रखें। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिंग स्प्रेस यूज किए जाते हैं विद टेट्राकेन इन 1:1 रेशो फॉर टॉपिकल एनेस्थीसिया, और जो ब्लीडिंग का सोर्स है जाहिर है वो आइडेंटिफाई जरूर करना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। और इसके बाद नोज ब्लीड की टाइप्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। एंटीरियर मोस्ट कॉमन इन यंगर पॉपुलेशन, एंटीरियरली यानी जो नोज ब्लीड करना शुरू करती है एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर पोर्शन से। एंटीरियर में मोस्ट कॉमन है इन यंगर पॉपुलेशन, यूजुअली नेजल म्यूकोजा के ड्राई होने की वजह से होती है, मे बी अलार्मिंग बिकॉज कैन सी द ब्लड रेडियली बट जनरली लेस सीवियर, यूजुअली कंट्रोल्ड विद कंजर्वेटिव मेजर्स। जबकि पोस्टीरियर जो नोज ब्लीड होता है यूजुअली अकर इन ओल्डर पेशेंट, इसके ज्यादातर कॉजेज वास्कुलर डिजीजेज और हाइपरटेंशन ही होती हैं, मे ऑल्सो हैव डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इन पोस्टीरियर pharynx, more challenging control. ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर आपको बता दिया। एंटीरियर में लोकलाइज्ड डिजिटल प्रेशर फॉर मिनिमम 5 to 10 मिनट्स, परहैप्स अप टू 20 मिनट्स। पहले तो अपनी फिंगर से डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करना है 5 से 10 मिनट या फिर 20 मिनट तक। Silver nitrate cautery. Avoid cautery of bilateral nasal septum as this may lead to necrosis एंड परफोरेशन ऑफ द सेप्टम। कॉटरी किसको कहते हैं बेटा? अगर आपने शायद ये बात न पहले सुनी हो, हम जो सर्जरीज कर रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ हम वेसल्स को कट कर रहे होते हैं साथ साथ कॉटरी चला रहे थे। कॉटरी का काम होता है साथ साथ वो एंड उसको बर्न करता जाता है, उससे फिर वो जो वेसल्स होती है वहां से उनका मुंह बंद हो जाता है और वो ब्लीड नहीं करती, वरना तो वो ब्लीड कर जाए। कोलेजन एब्जॉर्बेबल हीमोस्टेट और दूसरे कोई टॉपिकल कोगुलेंट हम यूज कर सकते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करे। इंटीरियर Anterior nasal packing for refractory epistaxis may use expandable sponge packing और गॉज पैकिंग। सिंपल, अब ये चीज़ें तो खैर खुद कंसल्टेंट जो हैं वो उनको नॉलेज होता है, आपने सिर्फ असिस्ट करवाना होता है। सो नेजल पैकिंग जो है वो अवेलेबल होती है हमारे पास, स्पॉन्ज पैकिंग है या गॉज पैकिंग वगैरह है, वो डायरेक्टली एंटीरियर नेजल में जो है अप्लाई कर दी जाती है। ये एंटीरियर पैकिंग जो मैं आपको बता रही हूँ यूजुअली 1/2 इंच आइडोफॉर्म और एनयू गॉज यूज किया जाता है। कोट करते हैं गॉज को विद अ टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, उसे कोट करते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन जाहिर है वो फॉरेन बॉडी है वो कॉज ना करे। और फिर इस तरीके से देखें नेजल में आप देखेंगे 1 2 3 करके पिक्चर सिखाई हुई है कि वो उस पूरी नोज को उससे कवर कर दिया जाता है, पैकिंग अप्लाई कर दी जाती है। अदर एंटीरियर नेजल पैक्स भी हैं। फॉर्म्ड एक्सपेंडेबल स्पॉन्जेस आर वेरी इफेक्टिव, available in many shapes, size and some are impregnated with antibacterial properties. उनके अंदर खुद से antibacterial properties मौजूद होती हैं, यानी उनको फॉर्म इस तरह से किया जाता है तो कि वो हम डायरेक्टली वो स्पॉन्जेस जो है वो एक्सपेंडेबल होते हैं, यानी उनको हम आराम से आपकी जो नोज है उसके अंदर वो एक्सपेंड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, वो वहां पे फिक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस तक सबको कोई समझ आ गया? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम आगे मूव करते हैं।
ओके जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस. IV pain medication and antiemetics may be helpful. Use topical anesthetic and vasoconstrictive spray for improved visualization and patient comfort. Balloon type epistaxis devices often easiest. Poly catheter और other traditional posterior packs may be necessary. इसमें balloon type devices होती हैं जैसे फेलिस कैथेटर वगैरह है. उससे क्या करते हैं, उसको इन करके जब इन्फ्लेट करते हैं वो बेलून टाइप, तो आप सोचिए कि वो उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है और जो वेसल्स हैं वो टॉपिकली ही कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. पोस्टीरियर बेलून पैकिंग देखें इस किस्म की होती है. ऑलवेज टेस्ट बिफोर प्लेसिंग इन पेशेंट. फिल बेलून विद वाटर नॉट एयर. Orient in direction shown. Fill posterior balloon first, then anterior. Document volume used to fill the balloon. जितना भी उसमें आपने पानी वाटर यूज करके उसे फिल किया है वो आप देख लें. कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पोस्टीरियर पैकिंग की. मस्ट बी केयरफुल आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ अ पोस्टीरियर पैक टू अवॉइड द नेक्रोसिस ऑफ द नेजल एला. Often this can be avoided by repositioning the ports of the balloon pack and close monitoring of the site. क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है आप ने नेजल पैकिंग अप्लाई कर दी जाए थे, उसका इतना प्रेशर होता है कि उसकी वजह से अगर ब्लड वेसल इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई कि वो कुछ भी आगे ब्लड सप्लाई नहीं उसकी वजह से, यानी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, तो जाहिर है नेक्रोसिस हो सकता है. Duration of packing placement. Actual duration will vary according to the patient's particular needs. Typically, anterior pack at least 24 to 48 hours, sometime longer. Posterior pack may need to remain for 48 to 72 hours if a balloon pack is used. Advised tapered deflation of balloon. Most successful when volume is documented. उसमें फिर हम ये करते हैं कि टेपर ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता बैलून को डिफ्लेट करना होता है. थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम करते हैं. हमें पता होगा कि हमने कितना वाटर उसके अंदर डाला है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया होगा हमने, तो हमारे लिए इजी होता है उसे टेपर ऑफ करना. Patient with nasal packing, best to place the patient on per oral antibiotics to decrease the risk of sinusitis and toxic shock syndrome. के patient को हम antibiotics के ऊपर रखें. Advise the patient to avoid straining, bending forward or removing packing early. If other nostril is unpacked, advise topical saline spray and saline gel to moisturize the nasal mucosa. Most patients may be treated as outpatient, but hospital admission and observation should be strongly considered when a posterior pack is used. Saturation of oxygen should be monitored as well. Admission may also be prudent for those with coronary artery disease, severe hypertension, or significant anemia. Give supplemental oxygen via humidified face tent. Other treatment for refractory epistaxis यानी बार बार अगर होती है greater palatine foramen block, septoplasty, endoscopic cauterization, selective embolization by interventional radiologist, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की लाइगेशन की जा सकती है. आर्टरी लाइगेशन का मतलब होता है उसे ब्लॉक कर देना. Transenteral sphenopalatine artery ligation, intraoral ligation of the maxillary artery, anterior and posterior ethmoid artery ligation, external carotid artery ligation. ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन ब्लॉक जो मैंने आपको बताया ये है क्या बेसिकली. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वॉल्यूम कंप्रेशन ऑफ वास्कुलर स्ट्रक्चर, कि वहां जो वो वेसल्स मौजूद हैं बेसिकली
उसको ही, उस स्ट्रक्चर को ही आपने कॉम्प्रेस करना है। लिडोकेन 1% और 2% विद एपिनेफ्रिन, इस तरह का रेशो होता है उसका, यूज्ड विद स्टेरॉइड वाटर। डू नॉट इंसर्ट नीडल मोर देन 25 मिलीमीटर। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कीप एलर्जिक राइनाइटिस अंडर कंट्रोल, यूज सेलाइन नेजल स्प्रे फ्रीक्वेंटली टू क्लींस एंड मॉइस्चराइज द नोज, avoid forceful nose blowing, avoid digital manipulation of the nose with finger or other objects, use saline based gel intranasally for mucosal dryness, consider using a humidifier in the bedroom, keep vasoconstricting spray at home, to use only PRN in the treatment of epistaxis. सारा आपका क्वेश्चन है लाइगेशन से रिलेटेड, आई थिंक उसमें फिर ये बेटा कि जिस तरह से पेशेंट ब्लीच कर रहा है ये ज़्यादा नुकसानदेह है, इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि हमारी बॉडी के तकरीबन हर ऑर्गन में ऐसा है कि ऑल्टरनेट ब्लड सप्लाईज मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, और मैंने आपको एनास्टोमोसिस का भी जिक्र किया कि नोज पे कुछ इस तरह के एरियाज भी मौजूद हैं कि आर्टरी और वेन्स की आपस में एनास्टोमोसिस होती है। सो वो जो आर्टरीज हैं जो जिनमें ज्यादा प्रेशर है, जैसे आपको पता है एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, आपको पता है वो डायरेक्टली नेक से जाके ब्रेन की तरफ जा रही होती है। इस तरह की हाई प्रेशर वाली जो आर्टरीज है उनको लाइगेट कर देते हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेट ब्लड सप्लाई वहां मौजूद है उसके थ्रू नोज को ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है। ओके जी, दिस वाज अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स के जो मैंने आपको, एक बाकी तो सारे लेगेशंस ही हैं, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें फॉर योर ओन इंटरेस्ट तो आप पढ़ सकते हैं इसको, प्रोसीजर को। सो यहाँ तक और कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें बेटा एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड। ओके जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ लें, और साथ ही आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। फिर हम यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, 2 आवर्स की हमारी क्लास हो गई, आपको देंगे ज़रा 5-10 मिनट का ब्रेक, और फिर इंशाल्लाह दोबारा जो है 12 बजे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं तमाम स्टूडेंट, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है आपकी और अभी 10 मिनट है हमारा लेक्चर ख़त्म होने में। ये 10 मिनट्स का आपको ब्रेक है, लेकिन पूरे 11 बजे आप सब दोबारा ऑनलाइन होंगे और हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा?